वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में एक बड़े जलसे-आम से किया खिताब। कहा, SC, ST और पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन को पूरी ताकत देने के लिए पाबंद अहद। बागलकोट की रैली में कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत के दौरान रियासत में बढ़ते हुए बुनियाद परस्ती के वाकयात के बारे में अवाम को किया खबरदार। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम उमूर पर खुलकर की अपनी राय का इजहार। कहा, बीजेपी को वोट देने का मतलब है तरक्की और बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट देना। इस इलेक्शन में जनूबी हिंद के नताइज बहुत से बेबुनियाद तस्वुरात को कर देंगे चकनाचूर। बीजेपी सदर JP नड्डा ने तेलंगाना के महबूबाबाद में की इंतखाबी रैली। कहा, तकसीम करो और राज करो कांग्रेस की पॉलिसी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के झंझारपुर और बेगूसराय में की रैली। कहा, घमंडिया हुकूमत बनी तो अपोजिशन इत्तेहाद की जमातें एक साल के लिए PM की कुर्सी बांट लेंगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के गरमतकल में किया इंतखाबी जलसा। गुजरात के पाटन में राहुल गांधी की रैली। SP सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के एटा में इंतखाबी जलसे से किया खिताब। लखनऊ से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम अपना नाम वापस लेने के बाद बीजेपी में हुए शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की अबूरी जमानत की मांग वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस। 6 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में दिन के दूसरे जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में रिजर्वेशन को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो रिजर्वेशन को मजबूत बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। दशकों तक कांग्रेस ने SC, ST, OBC के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया, उससे ये सभी कांग्रेस और इंडिया गाड़ी से पूरी तरह छिटक चुके। इस वजह से कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं। इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। सैकड़ों सालों के साथ जिनको अन्याय हुआ, हमारे पूर्वजों ने पाप किए होंगे, मेरे लिए ये प्रायश्चित का अवसर है। और इसलिए आरक्षण को जितनी ताकत मैं दे सकता हूं, मैं देने के लिए कमिटेड हूं। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने गरीब माओं के बेटों और बेटियों को इंजीनियर, डॉक्टर और आला ओहदों पर ले जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मकामी जबान में तालीम को समाजी इंसाफ के हिस्से के तौर पर फरोग दिया गया है। हमने एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय किया है। आज कुछ लोगों को वो जरा मजाक लगती होगी, लेकिन हमने तय किया है, मुझे अब गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनाना है।
गरीब मां की बेटी को भी डॉक्टर बनाना है, मुझे गरीब मां के संतानों को इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ी बड़ी पदों पर ले जाना है। लेकिन क्या हर गरीब के नसीब में इंग्लिश मीडियम में पढ़ना संभव है क्या भाई? क्या हर बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है क्या? अगर वो मराठी मीडियम में पढ़ता है तो उसका गुनाह क्या है? ये ऐसे लोग सरकार चलाते थे। अगर आप मराठी मीडियम में पढ़ते हैं तो आपके लिए भविष्य के लिए ताले लगे जाते थे। मोदी ने सामाजिक न्याय के लिए कह दिया, अब डॉक्टर बनना है तो भी मराठी भाषा में बन सकते हो, इंजीनियर बनना है तो भी मराठी भाषा में बन कर सकते हो, अंग्रेजी नहीं आएगी तो भी आप देश चला सकते हो। भाइयों बहनों, ये मोदी का सपना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बागलकोट में आवाम को रियासत में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में इंतहा पसंदी के बढ़ते हुए वाकयात के बारे में खबरदार किया। ऐसे वाकयात को आम जराइम के वाकयात करार देने के बजाय पीएम ने उन्हें ऐसे वाकयात करार दिया जो कांग्रेस की सोच को तक़वियत देते हैं। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, ये आप जरा चिंता का विषय है। उसको एक साथ जोड़ करके देखिए, उसको टुकड़ों में मत देखना। आप सोचिए भाइयों बहनों, हुबली में क्या हुआ, हमारी एक बेटी के साथ क्या हुआ, जहां शिक्षा का दाम है। हुबली में एक बेटी को एक के बाद एक चाकू के घाव मार दिए जाए, वो दृश्य देखकर हर किसी का दिल दहल गया। लेकिन यहां की पूरी सरकार वोट बैंक को बचाने के लिए बेटी के सम्मान पर ही हमला करने में जुट गई। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद को पार कर सकती है। साथियों, कर्नाटका में कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हुई है। कोई दुकानदार अपनी दुकान के भीतर हनुमान चालीसा सुनता है तो उस पर हमला हो जाता है। राजधानी बेंगलुरु तक में दिन दहाड़े आतंकी हमला होता है, बम फूटता है और सरकार पहले क्या बोलती है, कहती है गैस का सिलेंडर फटा है। ये गैस का सिलेंडर फटा है कि तुम्हारा दिमाग फटा है। बाद में कहते हैं ये बिजनेस राइवलरी थी। भाइयों बहनों, ये नॉर्मल क्राइम की घटनाएं नहीं है, ये आतंकवाद की, कट्टरतावाद की मानसिकता है। और कांग्रेस सिर्फ वोट पाने के लिए इस मेंटालिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब के दौरान बालाकोट में किए गए फिजाई हमले के वाक़े का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि काफ़ी देर तक लोग इसे बागलकोट वाक़या समझते रहे। ये मोदी जो है ना, सीना तान करके आंख में आग मिला करके लड़ाई लड़ता है, पीठ के पीछे वार नहीं करता है। आपको याद होगा हमारे देश में अचानक एक बार बागलकोट की चर्चा शुरू हो गई थी। आपको याद होगा जब मैंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया तो बहुत लोगों को समझ नहीं आया बालाकोट है कहां। तो बागलकोट को ही बालाकोट बांध करके यहां बम गिरे चलाया, आधा पौना घंटा ऐसे ही चला। भाइयों बहनों, मैंने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया, चोरी छुपे के नहीं किया। एयर स्ट्राइक कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया
कि आज हमने ऐसा ऐसा किया है और दुश्मन का इतना इतना नुकसान किया है। इतना ही नहीं, जब हमने एयर स्ट्राइक किया तो मैंने प्रेस को बुला के रखा था और फौज के लोगों को कहा था कि 11 बजे प्रेस को बताना है, लेकिन मैंने कहा कि उसके पहले मैं पाकिस्तान को टेलीफोन करके सूचना दूंगा कि आज हमने रात को एयर स्ट्राइक की है, तुम्हारे इतने लोगों को मारा, इतनी तबाही की है, उसको बता दूंगा, छुपाऊंगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान वाले टेलीफोन पर ही नहीं आते थे, तो मैंने कहा इंतजार करो, हमारे फौज का लोग इंतजार करते थे। करीब 12 बजे बात हुई, उसके बाद मैंने दुनिया को बताया कि मैंने रात को एयर स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान के छक्के छुड़वा दिए हैं। भाइयों बहनों, ये मोदी छुपाता नहीं है, न मोदी छिप करके मार करता है, जो भी करता है सामने से करता है, देश के लिए करता है। और आज भी जो लोग मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मारने की हरकत करेंगे, ये नया भारत है, घर में घुस करके मारेगा। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कई अहम मसाइल पर अपनी बेबाक राय का इजहार किया है। 400 सीटें लाने के वादे पर वजीर आजम ने कहा कि वोटिंग के 2 मरहलों के बाद अब तक 70 से ज़ायद इंतखाबी रैलियां और रोड शोज कर चुका हूं। मैं हर जगह गया हूं। मैंने लोगों में बीजेपी के लिए गैर मामूली मोहब्बत देखी है। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी को वोट देने का मतलब तरक्की और बेहतर मुस्तकबिल को वोट देना है। वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन पहले 2 मरहलों में ही बाहर हो चुकी है। बीजेपी 400 सीटें जीत रही है क्योंकि वो दर्जे फहरिस्त ज़ातों, कबाइल और पसमानदा तबकात के हुकूक की हिफाजत कर रही है। अब की बार 400 पार जैसे नारों पर पीएम ने कहा कि पार्टी के नारे अवाम के जज्बात की अक्कासी करते हैं। ये शहरियों की इज्तमाई आवाज़ है जो हमारी कोशिशों को तस्लीम करते हैं और मजीद तब्दीली देखना चाहते हैं। लेकिन अब की बार 400 पार के नारे की असल बहुत ही दिलचस्प और जज्बाती है। आर्टिकल 370 हमारे कारकुनों और भारत के लोगों के लिए एक बहुत ही जज्बाती मसला रहा है। लोग नस्लों से इसका इंतजार करते रहे हैं। जब लोगों ने देखा कि हमारी हुकूमत ने ये किया है तो वो बहुत जज्बाती हो गए और लोगों में ये एहसास पैदा हुआ कि आर्टिकल 370 को हटाने वाली पार्टी को 370 सीटें दें। और इस तरह एनडीए का नारा अब की बार 400 पार लोगों के दरमियान से निकला। लफ्ज़ गारंटी पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे लिए गारंटी एक लफ्ज़ से कहीं ज़्यादा है। ये मेरे लिए एक बहुत ही मुक़द्दस इज़हार है। ये मेरी मेहनत और मेरी साख के बारे में है। अवामी खिदमत में मेरी पूरी ज़िंदगी का ये उरूज है। जब मैं गारंटियों के बारे में बात करता हूँ तो ये मुझे लोगों के लिए मज़ीद मेहनत करने की तरगीब देता है। जब मैं अपनी गारंटी को इतनी अहमियत देता हूँ तो लोगों को कुदरती तौर पर इसका एहसास होता है। लोग देखते हैं कि मोदी जो भी गारंटी देते हैं वो पूरी करते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। नल के पानी के कनेक्शन से लेकर राशन तक, गरीबों के लिए घर बनाने से लेकर एक्सप्रेस वे तक मोदी आवाम को दी गई गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। मोदी की गारंटी में कोई अगर और मगर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए उनके वादे वोट हासिल करने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। उसके पास ना तो एतबार है और ना ही अपने वादों को पूरा करने का इरादा। राम मंदिर के सवाल पर पीएम ने कहा कि राम मंदिर हमारे मुल्क के लिए एक जज्बाती मसला है। ये 500 साल पुराना तहजीब तनाज़ा है जिसे हल कर लिया गया है और ये भारतीयों की नस्लों की दुआओं का जवाब है। साथ ही पीएम ने कहा कि एक औरत को नल के पानी का कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, टॉयलेट मिलना और लखपति दीदी बनना और बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखने की ताकत हासिल करना उनके और उनके पूरे ख़ानदान के लिए एक जज्बाती लम्हा है। एक नौजवान के लिए जो अपना कारोबार शुरू करना और अपने ख़ानदान की किफ़ालत करना चाहता है और अपने कामों को मज़ीद वुसअत देना चाहता है, उसके लिए भी मुद्रा लोन हासिल करना एक बड़ा जज्बाती लम्हा है। एक किसान को अपना सम्मान मिल रहा है। एक बाप आयुष्मान भारत स्कीम की वजह से अपने बच्चे को बेहतरीन इलाज फराहम करने के काबिल है। एक ख्वांचा फरोश पीएम स्वानिधि की वजह से दूसरी गाड़ियां खोल रहा है और काम को वुसअत दे रहा है। और यूपीआई पर मुकम्मल तौर पर लेन देन करना सबके लिए जज्बाती लम्हात हैं। वोटिंग के 2 मरहलों और भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने तेलंगाना के महबूबाबाद में एक जलसे आम से
खिताब किया है। महबूबाबाद में इंडी इत्तेहाद के इरादों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग सुख भोगने के लिए इक़्तिदार चाहते हैं, खिदमत के लिए नहीं। घमंडिया अलायंस के लोग वो हैं जो सत्ता हथियाने के लिए लगे हैं, आपकी सेवा के लिए नहीं लगे हैं। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये बचाने में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? इन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? सारे घोटाले किए। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इंडी इत्तेहाद पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि इंडी इत्तेहाद एक साल में 4 मुख्तलिफ वजीर आज़म बनाना चाहता है। मुल्क को मोदी जी की शक्ल में एक मजबूत क़यादत मिली है, जिससे न सिर्फ सियासी इस्तेहकाम आया है बल्कि पॉलिसियों और तरक्याती प्रोग्रामों में भी इस्तेहकाम आया है। इंडी इत्तेहाद मुल्क में एक बार फिर गैर मुस्तहकम हुकूमत लाना चाहता है, लेकिन मुल्क के अवाम ना तो उन्हें इक़्तिदार में आने का मौका देंगे और ना ही एक साल में 4 वजीर आज़म बनाने के उनके मंसूबों को कभी पूरा होने देंगे। 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। अब इंडी अलायंस अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। एक नीति के साथ सातत्यपूर्ण तरीके से चलना चाहिए और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बेगूसराय में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में सिर्फ बीजेपी ही यकसा सिविल कोड ला सकती है। अमित शाह ने इंडी इत्तेहाद पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वे इक़्तिदार में आने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लाने की बात करते हैं। ये कहते हैं हम वापिस आएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। अरे लालू जी, आपको वापिस आना भी नहीं है और पर्सनल लॉ आना भी नहीं है। पूरे देश में यूसीसी लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी भाइयों, भारतीय जनता पार्टी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने उसकी जानकारी दी। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा कि असम पुलिस ने रितम सिंह नामी शख्स को गिरफ्तार किया। इस शख्स ने अमित शाह के रिजर्वेशन पर बनाई गई एडिट शुदा वीडियो शेयर की थी। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने गुजरात के पाटन में एक जलसा आम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त नुक्ताचीनी की। सरकार कौन चलाता है? 90 लोग चलाते हैं दिल्ली की सरकार। मोदी जी साइन करते हैं, 90 लोग आईएएस अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। बजट का हर रुपया वो बांटते हैं। गुजरात में कितना पैसा आएगा, बुलेट ट्रेन में कितना जाएगा, अग्निवीर योजना होगी नहीं होगी, दलितों को पिछड़ों को स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, सड़कें कितनी बनेंगी, कहां बनेंगी, कैसे बनेंगी, कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय 90 आईएएस अफसर लेते हैं। उधर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने अटावा में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हुक्मरान बीजेपी पर सख्त निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी और 2024 में चली जाएगी। ये 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। इन्होंने बहुत अन्याय किया है, बहुत लोगों को तकलीफ परेशानी पहुंचाई है, झूठे मुकदमे लगे हैं। बताओ, यहां झूठे मुकदमे लगे समाजवादियों पे कि नहीं लगे? न केवल समाजवादियों पे, आम जनता पे भी झूठे मुकदमे लगा दिए।
लोकसभा इंतखाबात का दौर चल रहा है और कद्दावर शख्सियात के पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल भी जारी है। इसी दौरान वजीर दिफा लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। मरकजी वजीर और उत्तर प्रदेश के अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने भी आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव उनके साथ मौजूद थे। इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षबम ने अपना नाम वापस ले लिया। वो इंतखाबी मैदान में नहीं है। असेंबली इंतखाबात में उन्होंने इंदौर सीट नंबर 4 से टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इस बार उन्हें लोकसभा इंतखाबात में उम्मीदवार बनाया गया था। इंदौर पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस अब मैदान में नहीं है। अक्षय बीजेपी एमएलए रमेश मेंडोरा के साथ बम फॉर्म वापस लेने आए थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए इसे बड़ा झटका समझा जा रहा है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक अब तक अक्षयबम समेत कुल 3 उम्मीदवारों ने अपना नामजदगी फॉर्म वापस ले लिया है। काबिल जिक्र है कि पर्चा नामजदगी वापस लेने का अमल आज दोपहर 3 बजे तक होना है। फिलहाल इंदौर में 23 उम्मीदवार ही बचे हैं। और इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अक्षयबम ने पहले अपना नाम वापस लिया, फिर बीजेपी के दफ्तर पहुंचकर रुकनियत ले ली। काबिल जिक्र है कि इस बार लोकसभा इंतखाबात में अक्षयबम को इंदौर से उम्मीदवार बनाया गया था। अक्षयबम के नामजदगी वापस लेने और बीजेपी की रुकनियत लेने को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका समझा जा रहा है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी पर भगवान और मजहबी मकाम के नाम पर वोट मांगने का इल्जाम लगाते हुए उन पर इलेक्शन लड़ने पर 6 साल की पाबंदी लगाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार के लिए पहले ये मान लेना कि एमसीसी की खिलाफ वर्जी हुई है दुरुस्त नहीं है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ रिकॉर्ड किया है कि दरख्वास्त गुजार की शिकायत पर कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वह राजस्थान में वज़ीर आज़म की तकरीर के बारे में पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। अब संदेश खाली केस की समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में होगी। बंगाल हुकूमत की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के दूसरे हफ्ते में समाअत करने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत के वकील अभिषेक मनु सांघवी ने केस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की। मनु सांघवी ने कहा कि जांच में कई अहम निकात सामने आए जिन्हें हम अदालत के सामने पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत इस हुक्म की बुनियाद पर किसी और अदालत में कोई रिलीफ नहीं मांगेगी। जस्टिस गोहाई ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि एक फ़र्द के खिलाफ इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात कर रही सीबीआई के खिलाफ रियासत को क्यों अपील दायर करनी चाहिए। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 6 मई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो इस दौरान हेमंत सोरेन की अर्जी पर हुक्म जारी कर सकता है। दरअसल इस मामले में गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाले हेमंत सोरेन की दरख्वास्त झारखंड हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। सोरेन का कहना है कि हाई कोर्ट ने फरवरी में समाअत के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन हाई कोर्ट ने अभी तक अपना फैसला नहीं दिया है। इसी वजह से सोरेन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली कांग्रेस के रियासती सदर के ओहदे से इस्तीफा देने वाले अरविंदर सिंह लवली को निशाना बनाया और कहा कि इंतखाबात के वक्त पार्टी को मुश्किल में डालना दुरुस्त नहीं है। दूसरी तरफ अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवारों के ताल्लुक से कयास आराइयों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदर और सीईसी को इस मामले में फैसला लेने का हक है। रुख करेंगे अब खेल के मैदान का। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स का मौजूदा सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले में अब तक का सफर बेहतर रहा है। कोलकाता की टीम अब तक खेले गए 8 में से 5 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। वहीं दिल्ली की टीम ने, जो कि टेबल में 6ठे नंबर पर है, अब तक 10 मैच खेले जिनमें से उसने 5 मैच जीत लिए हैं। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।